बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 के साथ लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम चार टॉपिक्स को मेन कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड हैट पैकेज मैनेजर की। RPM क्या है, इसके बारे में किस तरह वर्किंग करनी है आपने। देन हम बात करेंगे येलो डॉक अपडेट मैनेजर, या जैसे यम कहा जाता है। देन हम बात करेंगे उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस की। आपके पास नेटवर्क मैनेजर भी है, सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क भी है, नेटवर्क की कमांड्स भी हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। और सबसे आखिर में आज हम कुछ IP टेबल्स या जो लिनक्स फायरवॉल है उसके बारे में बात करेंगे। रूल्स बनाना, उनको ड्रॉप करना सीखेंगे। तो आइए इस इंट्रोडक्शन के बाद ज़रा हम लैब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन सारी टास्क को आप वन बाय वन किस तरह परफॉर्म करेंगे। जी, तो लैब स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैंने DVD लगाई हुई है रेड हैट की और पैकेजेस के फोल्डर में मौजूद हूँ। मैं लिस्ट करता हूँ इसको LS। अब आप ये देखें कि इसमें जितने भी पैकेजेस आए हैं इन सब का एक्सटेंशन RPM है, रेड हैट पैकेज मैनेजर। दो किस्म के RPMs अवेलेबल होते हैं। एक होता है RPM और एक होता है SRPM, सोर्स RPM और RPM, ये दोनों अवेलेबल होते हैं। SRPM के अंदर आपके पास सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, RPM कंपाइल्ड फॉर्म है। RPM रेड हैट ने अपने यूज़र्स को फैसिलिटेट करने के लिए डेवलप किए हैं कि आप जस्ट RPM रन करते हैं और पैकेज और उसकी जो इंटरनल डिपेंडेंसीज होती हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं। जबकि लिनक्स की बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मेक करना पड़ता है उसके कोड को, फिर मेक को इंस्टॉल करते हैं तो वो चीज़ अवेलेबल होती है। सो रेड हैट ने ये स्टेप्स जो हैं बहुत ही आपके लिए इजी कर दिया है। लेकिन इसमें इसके बावजूद भी जो पैकेज की एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ हैं वो RPM के थ्रू इंस्टॉल नहीं होती। उसके लिए आपको फिर यम से वर्क करना पड़ता है। लिनक्स में RPM का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ज़रा देखें। इस लाइन पे आप गौर करें, कोई भी एक लाइन कैप्चर कर लें। से दिस वन मैं बात करता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन ये होगा कैसे, पैकेज नेम डैश वर्जन डैश रिलीज डॉट आर्किटेक्चर डॉट RPM। पैकेज का नाम, ये पैकेज का नाम, ये है पैकेज का वर्जन, ये है पैकेज की रिलीज़। उसके बाद ये आपका आर्किटेक्चर है और RPM का वर्ड है। आर्किटेक्चर तीन किस्म के हैं। i386 है, x86 है जो 64 बिट के लिए है, और नो आर्क, ये नो आर्क है। नो आर्क मीन कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पैकेज है। इसको 32 बिट या 64 बिट जो है दोनों पे ही चलाया जा सकता है। RPM पैकेज के अंदर होता क्या क्या है, एक तो उसके अंदर स्पेक्स फाइल होती है जो कि आपके RPM पैकेज की क्रिएशन की नेसेसरी इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। फिर उसमें पैकेज की एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज़, एप्लीकेशन खुद अवेलेबल होती है जिसमें इंस्टॉल होना होता है। देन कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर हो तो वो उसके अंदर अवेलेबल होती है, और कॉन्फ़िगरेशंस अगर हों तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी उस RPM के अंदर इनक्लोज की जाती हैं जो कि यूज़र इंस्टॉल करता है, और ऑनवर्ड फर्दर कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। पैकेज की इंस्टॉलेशन जो है ये ट्रैक की जाती है आपकी RPM डेटाबेस के थ्रू, जो कि आपको अवेलेबल होगी /var/lib/RPM के अंदर। जनाब ज़रा घूम के भी देख लेते हैं। RPM यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपकी मौजूद होती है। कोई भी पैकेज आपने अगर से इंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो स्विच यूज़ करते हैं -IVH। IVH क्या करता है कि रिसेंट पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर देता है, वर्बोज करेगा, और आपको H से मुराद आपके सामने हैशेस शो करेगा जो प्रोग्रेस बार्स होती हैं। हमसे लिखते होते हैं RPM-IVH और पैकेज नेम।
अच्छा, आपने अगर पैकेज क्यूरी करना हो डाटाबेस से कि क्या ये पैकेज इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे rpm-qa। से मैं इसको ग्रैब करवाता हूँ VSFTPD के लिए। अब इसको ज़रा वेट करें, इसको सर्च करने दें, और ये देखें वो पैकेज उसे सर्च कर दिया। इट मीन्स कि ये पैकेज जो है सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। अब ज़रा इस पैकेज को हम से डिलीट करके देखते हैं। rpm-e होता है स्विच, जो कि उसके बाद आप पैकेज का नाम दे देते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इरेज नहीं करूँगा क्योंकि ये कुछ जगहों पे कन्फिगर हुआ है, सो आई विल लॉस्ट दैट कन्फिगरेशन। तो ई का स्विच आप यूज़ करेंगे पैकेज को इरेज करने के लिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग पैकेज इंस्टॉल्ड है और आपने इसको नए वर्जन से अपडेट करना है, तो आपने यूज़ करना है -UVH और पैकेज नेम। UVH क्या करता है कि एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज़ को अपडेट करेगा और जो भी नई रिसेंट पैकेजेस के अपडेट्स आई हैं वो इंस्टॉल कर देगा और नए फीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगर आपने ये चेक करना है कि क्या पैकेज के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन है और अगर है तो क्या वो इंस्टॉल्ड है, तो आप क्यूरी कर सकते हैं rpm-qd ग्रैब पैकेज नेम से मैं VSFTPD कर देता हूँ /rpm-qd मैं कह देता हूँ httpd नो आर्गुमेंट गिवन फॉर द क्यूरी। मुझे ज़रा एक दफ़ा फिर कमांड को रीटाइप करना होगा जी। तो करना सिर्फ ये है कि आपने पाइप साइन हटा देना। ग्रैब करने की आदत कुछ पड़ी हुई है, तो आपने सिर्फ अब करना ये है कि rpm-qd, मैंने कर क्या रहा था, मैं यूँ करके ग्रैब कर रहा था। हालांकि ग्रैब हम सिर्फ सर्च के लिए करते, तो ये सर्च नहीं हो रही थी, vnew के पैकेज मौजूद है। और rpm-qd VSFTPD आप करोगे तो आपको इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स लोकेशन समेत सामने आ जाएंगी जो भी उस पैकेज में होंगी। सेम वे अगर आप कहते हो rpm-qc VSFTPD, तब आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो इस पैकेज की है उनकी लोकेशन शो कर देगा। जिस तरह आप देख सकते हैं लोकेशंस आपके सामने अवेलेबल हैं। मैं क्यूरी करता हूँ उसे, अगर HTTPD का पैकेज मौजूद है मेरे पास तो उसको भी देख लेते हैं। और ये है जनाब HTTPD। ये HTTPD की सारी आपकी मिल जाती हैं फाइल लोकेशंस जो कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करती हैं। और अगर आपने पैकेज की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप QI कॉल करो। QI जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देगा कि पैकेज का वर्जन क्या है, रिलीज़ क्या है, बिल्ड कब हुआ है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इन कमांड्स की मदद से अवेलेबल हो जाती है। स्क्रीन क्लियर करते हैं और अब ज़रा हम कुछ बात करते हैं यम की। यम या येलो डॉटर, इसका मेन पर्पस जो है वो RPM की तरह ही इंस्टॉलेशन करना है। फ़र्क ये है कि यम ऑटोमेटिकली फाइल डिपेंडेंसीज जो होती हैं, जो पैकेज डिपेंडेंसीज है वो रिजॉल्व करता है और रिलेटेड पैकेज को भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। से अगर आपने HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करना हो तो उसके साथ सर्टन बाइनरी लाइब्रेरीज हैं जो ऑथेंटिकेशन से मुतल्लिक़ हैं। अगर आप RPM के थ्रू इंस्टॉल करेंगे तो कई लाइब्रेरीज मिस हो जाएंगी, लेकिन अगर आप यम के थ्रू इंस्टॉल करेंगे तो यम खुद ब खुद HTTPD से रिलेटेड डिपेंडेंसीज भी पिक कर लेगा और उनको इंस्टॉल भी कर देगा। यम के काम करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि नंबर 1 या तो आपका पैकेज जो है उसके ऊपर आपकी लोकल इंस्टॉलेशन पे यम की रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड हो, या फिर आप ऑनलाइन जो है सेंटोस, साइंटिफिक लिनक्स या रेड हैट की जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है उसके साथ रिपोजिटरी के साथ कनेक्टेड हो ताकि ये कमांड जो है प्रॉपरली काम कर सके। अब सबसे मैं यहाँ सर पिंग करके देखता हूँ कि क्या मुझे नेट की एक्सेस है। जी, नेट की एक्सेस मुझे है। अब यम के साथ काम करने के लिए कुछ मेन कमांड्स हैं, आप उनको एक दफ़ा रिव्यू में लेते हैं। से अपने के पैकेज सर्च करना, आप लिखेंगे यम सर्च और पैकेज नेम, पैकेज डैश नेम, इस तरह कर लें। अगर आपने किसी की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप करोगे यम इन्फो पैकेज नेम, उस पैकेज की इंफॉर्मेशन आपको यम शो कर देगा। आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल करके पैकेज नेम देंगे
अगर आपने कोई पैकेज रिमूव करना है तो आप रिमूव लिख के पैकेज का नाम देंगे। अगर आपने कोई पूरा पैकेज जो है उसके ग्रुप को लिस्ट करना है तो आप उसको कह देंगे ग्रुप लिस्ट। तो ग्रुप लिस्ट में क्या होगा कि फुल ग्रुप, जिस तरह वेब सर्वर एक फुल ग्रुप है, तो वेब सर्वर के पूरे ग्रुप के ऑनवर्ड डिपेंडेंसीज समेत पूरे ग्रुप की डिटेल आ जाएगी। उसमें सर्टेन डिफरेंट एप्लीकेशंस भी शामिल होती हैं, तो वो पैकेज आपके सामने शो हो जाएगा कि इसमें फुल कंप्लीट जितनी चीज़ें हैं। ग्रुप सर्च के बाद ग्रुप लिस्ट के बाद फिर आता है आपके पास ऑप्शन ग्रुप इंस्टॉल। ये फुल ग्रुप को इंस्टॉल कर देगा। और अगर फुल ग्रुप को आपने रिमूव करना हो तो आप लिखते हैं फुल ग्रुप रिमूव और आगे उस ग्रुप का नाम आप दे देते हैं। से हम एक पैकेज सर्च करवा देते हैं। मैं कहता हूँ यम सर्च, और जनाब कोई अच्छा सा पैकेज का नाम सोचते हैं सांबा। एंटर करें। अब ये थोड़ा टाइम लेगा नेट की रिपोजिटरी सर्च करने में। और ये देखें कि सांबा से रेलेवेंट मैचेस जो हैं वो आपके सामने शो हो जाती हैं। अब मैं इसको कहूँगा ना कि यम इंस्टॉल सांबा, और मैं से स्टैटिक लगाता हूँ। इट मीन्स के सब कुछ सांबा से ऑनवर्ड स्टार सारे पैकेज इंस्टॉल करें। एंटर करें और चेक करते हैं कि क्या चीज़ शो करता है। ये देखें ट्रांजैक्शन चेक हो रही है, डिपेंडेंसीज वो रिजॉल्व कर रहा है। यम का मैनेजर तमाम लाइब्रेरीज ये आपके सामने लिस्ट करेगा। मैं इसको कह देता हूँ सांबा डैश क्लाइंट ही कर दे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स शो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज जिनका वर्जन जो है उससे कन्फ्लिक्ट कर रहा है। से सांबा क्लाइंट को मैं करके देख लेता हूँ। ये देखें सांबा क्लाइंट के इंस्टॉल करने पे उसने उसके रेलेवेंट पैकेजेस सारे चेक कर लिए, और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जी क्या मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँ। मैं यस करूँगा तो इंस्टॉल कर देगा, मैं नो करूँगा तो वो इसको रोक देगा। मैं इसे नो कर देता हूँ फ़िलहाल। अब मैं इसे ग्रुप लिस्ट करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ यम ग्रुप लिस्ट और वेब सर्वर। एंटर करें और ये देखिए कि वो कहता है कि जी ये सर्वर अवेलेबल है और ये इंस्टॉल्ड में भी शामिल है। मैं एक और काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रुप इंस्टॉल करो वेब सर्वर को। अगर मैं ग्रुप इंस्टॉल करूँगा तो देखें उस ग्रुप की सारी डिपेंडेंसीज सब कुछ ये मुझे शो भी कर देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। लेकिन साथ ही देखें वो मुझे बता रहा है कि इंस्टॉल्ड साइज़ आपका 0 है। ये पैकेजेस जो हैं डाउनलोड में आएंगे तो आपका वेब सर्वर का जो ग्रुप है कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक HTTP सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जब मैंने वेब सर्वर का ग्रुप कॉल किया है तो ये एडिशनल डिपेंडेंसीज़ हैं या एडिशनल पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल कर देते हैं। फ़िलहाल मैं इसको भी नो करूँगा। सो दिस इज़ हाउ कि आप नेट के थ्रू इसको कन्फिगर कर सकते हैं। अब बात यह है कि यम की फ़ाइलें आपको मिलती कहाँ हैं, कन्फिगरेशन फाइल कहाँ मिलेंगी, वो आप करें cd/etc और /yum.repos.d है। इस डायरेक्टरी में आप आ जाएं, ls करें। यहाँ पे आपको मेटा डाटा की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा कि लिनक्स के अंदर जो भी आपकी रिपोजिटरी फाइल है उसकी एक्सटेंशन .repo होती है। अगर आप कोई ऐसी फाइल इनकाउंटर करें जहाँ पर लिनक्स जो है वो लोकल लैन के थ्रू इंस्टॉल की जा रही हो यम में, तो आपको उसकी रेपो फाइल के अंदर कुछ इस तरह की सेटिंग्स से मिल सकती हैं। से ये जो नेम है ये आपकी रिपोजिटरी का लोकल नेम है, ये लोकल कंप्यूटर पर नाम है। रिपोजिटरी का डिस्प्ले नेम ये शो किया जा रहा है। आप इस नाम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, क्योंकि इसका फंक्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद है बेस यूआरएल। ये बेस यूआरएल बेसिकली उस सर्वर को या उस पीसी को एड्रेस कर रही होती है जिस पर आपके रेड हैट की रिपोजिटरी क्रिएट की जाती है या सेंटोस की रिपोजिटरी क्रिएट होती है। उस पर अगर FTP सर्वर कन्फिगर हुआ हुआ है तो आप FTP का पाथ देंगे, अगर HTTP कन्फिगर हुआ है तो FTP का आप पाथ दे के उसके फोल्डर पर जाते हैं। एनेबल्ड फिलहाल यहाँ मैंने 0 किया हुआ है क्योंकि मैं नेट के थ्रू डाउनलोडिंग कर रहा हूँ। एनेबल्ड 1 आप करेंगे,
इससे मुराद ये कि आपकी करंट रिपोजिटरी जो है वो ये वाली एक्टिव है। एक वक्त में आप एक रिपोजिटरी एक्टिवेट कर सकते हैं। सो अगर 3-4 रेपो फाइल्स हो तो आप चेक कर लें कि किसको आपने एक्टिवेट करना है, बाकियों के एनेबल्ड 0 होना चाहिए। और जीपीजी चेक है, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि आपके पास मीडिया लोकली आ रहा है, तो आप जीपीजी चेक जो है वो 0 भी करवा सकते हैं। तो कीज़ चेकिंग जो है वो फिर नहीं परफॉर्म की जाती। इसको से मैं सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रेड हैट का पैकेज मैनेजर अपना भी मौजूद है। इसके लिए आप क्या करें जनाब, सिस्टम में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं और ऐड रिमूव सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर दें। जो सॉफ्टवेयर मैनेजर है ये आपके एग्जिस्टिंग पैकेजेस भी आपको शो कर देगा, और उसके अलावा अगर कोई पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने लिस्ट में से चूज़ करने की ऑप्शन होती है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास बेस सिस्टम के पैकेजेस लिस्ट हो जाएंगे। ऐसा नोट किया होगा डीवीडी चल पड़ी है, डीवीडी की साउंड भी आपको फील हो रही होगी। कुछ देर हम वेट करते हैं ताकि यहाँ पर पैकेजेस की लिस्ट जो है वो पॉपुलेट हो जाए। जी, अब आप देखें जिन जिन पर टिक लगे हुए हैं ये वो पैकेजेस हैं जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड हैं। और अगर आप किसी पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पैकेज को आप इंस्टॉल या रिमूव भी करवा पाएंगे। चेक किया आपने, इसको आपसे अप्लाई करते हैं तो लिनक्स क्या करेगा कि ये आपके पैकेज को इंस्टॉल कर देगा लोकल सोर्स की मदद से। 2 एडिशनल पैकेजेस आल्सो हैव टू बी इंस्टॉल्ड। ये देखें आपको वो बता रहा है पैकेज मैनेजर, और आप इसको कहेगा अच्छा जी ठीक है इसको इंस्टॉल कर दें। रूट का पासवर्ड लेगा वो मेरे से और रेलेवेंट पैकेज जो है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा। सो पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी पैकेज पे क्लिक करके, मैं रिमूव तो खैर नहीं करूँगा, आप किसी पैकेज को अनचेक करके अगर अप्लाई करवाएंगे तो वो पैकेज जो आपके सिस्टम से रिमूव भी हो जाएगा। सो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा, होपफुली आप इसको यूज़ करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट हम आगे अब चलते हैं और वो हम बात करते हैं कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। अगर आप सिंपली इफ़ कन्फिग करो तो आपको देखो नेटवर्क डिवाइसेस नज़र आ जाएंगी। जो बेस नेटवर्क डिवाइस है आपकी वो आपका एलओ है, लूप बैक एडाप्टर। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नेटवर्किंग इनेबल करता है। लूप बैक के अलावा आपको ETH मिलेगा, ETH 0 से शुरू होगी वर्किंग। ETH 0 से मुराद ये है कि आपका पहला ये इथरनेट लैन कार्ड है। इसके अलावा आपको VM नेट 0 मिल सकता है अगर आप VM के ऊपर कनेक्टेड हैं और वर्चुअलाइजेशन कन्फिगर्ड है आपकी मशीन पर। आपको इसके अलावा जनाब यहाँ पे मिल सकता है WLAN 0 अगर आपके पास वायरलेस जो है वो कन्फिगर्ड है। ये सारी चीज़ें इफ़ कन्फिग करने पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। अब ये सारी फाइलें या इनकी कन्फिगरेशंस जो हैं वो आपको कहाँ मिल सकती हैं, इसके लिए आपको जाना होगा ETC में, ETC और sysconfig, देन नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट्स के अंदर LS करें। यहाँ पर ये सारे कन्फिगरेशंस आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप करें ना cat ifcfg-lo तो आपको लूप बैक एडाप्टर से मुतलिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे शो हो जाएगी। से आप ETH 0 करें, ETH 0 के अगेंस्ट देखें कन्फिगरेशन में क्या क्या अवेलेबल है आपको। आप देखें डिवाइस का नाम, ऑन बूट यानी कि बूट होगा तो ये ऑन होगी। बूट प्रोटोकॉल क्या है, DHCP है। ये जो है नो, अगर नन हो इससे मुराद ये कि आपका मैनुअल IP एड्रेस दिया जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूट है उसका, नेम डिवाइस का क्या है, हार्डवेयर एड्रेस क्या है, और उसके अलावा आपको फर्दर कन्फिगरेशन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अगर ये आपने मैनुअली कन्फिगर किया होता, मैंने DHCP ना लिया होता तो यहाँ पे नो होता। इसके अलावा इसमें एक स्विच लगा होता IPADDR, IP एड्रेस, जो उसके बाद इक्वल के अंदर मैं IP एड्रेस लिखा हुआ होता। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे दी जाती है वो होता गेटवे आप इसके ऊपर फर्दर अवेलेबल करवा सकते थे। गेटवे सॉरी ये होता नेट मास्क डिफ़ाइन करता है कि किस सबनेट पे है, जो भी आपका अवेलेबल यहाँ पर दिया जाता है। तो ये 3 सेटिंग्स या 4 सेटिंग्स होती हैं जो कि आपके किसी भी लैन कार्ड के ऊपर अप्लाई की जाती हैं और वो उसके बाद फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है।
को मैनेज करने के लिए अब आपको रिसेंट वर्जन में नेटवर्क मैनेजर मिलना शुरू हो गया है। नेटवर्क मैनेजर जनाब ये अवेलेबल होता है सामने आपके, ये रिप्लेस कर रहा है सिस्टम डैश कन्फिग डैश नेटवर्क को, लेकिन अभी भी सिस्टम डैश कन्फिग डैश नेटवर्क ना सिर्फ अवेलेबल है बल्कि काम भी कर रही है। आपने इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिस्टम की। इस पर आप कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और एडिट कनेक्शन इन्फॉर्मेशन लेने से आपको कनेक्शन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आईपी एड्रेस, सबनेट, सब कुछ। और अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और आप इसको करें एडिट कनेक्शंस। एडिट कनेक्शंस में आप देखें ये आपका सिस्टम ETH0 जब भी हमने देखा था, इसकी सेटिंग्स आप एडिट कर सकते हैं। उसके साथ सिक्योरिटी क्या है, देखिए कनेक्ट ऑटोमेटिकली, ये जो पावर ऑन पे कनेक्ट होता है। IPv4 सेटिंग हमने इसको DHCP कहा हुआ है। आप मैनुअल IP एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एड्रेस टाइप कर देंगे, से मैं ऐड करूँ यहाँ एड्रेस, उसका नेट मास्क, उसका गेटवे आप दे देंगे। तो ये सेटिंग्स आप यहाँ पर इसकी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वायरलेस हो तो वायरलेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, VPN, DSL, ये सारी ऑप्शंस आपको इस एक वन एरिया के अंदर अवेलेबल। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आप जो है ये काम सारा जो है सिस्टम डैश कन्फिग डैश नेटवर्क के थ्रू या बाकी सर्विसेज के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको नेटवर्क मैनेजर की सर्विस स्टॉप करनी होगी। /etc मैं कहता हूँ init.d और जनाब अली हम कह देते हैं नेटवर्क मैनेजर स्टॉप। जी, नेटवर्क मैनेजर की सर्विस स्टॉप होने के बाद आप इसको एक और काम भी कह सकते हैं। देखें लिंक गायब हो गया ऊपर से, आप चाहते हैं कि ये दोबारा ऑन ही ना हो, आप कहें CH चेक कॉन्फ़िग नेटवर्क मैनेजर ऑफ। अब ये होगा कि बूटअप के बाद भी नेटवर्क मैनेजर जो है आपका नहीं चलेगा और आप जो सिंपल कमांड है सिस्टम कॉन्फ़िग की या IFCFG की, उसके थ्रू आप सिस्टम को हैंडल करना शुरू कर सकते हैं। अब अगली चीज़ ये आती है कि आप इफ़ कन्फिग के थ्रू ये काम किस तरह कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ कन्फिग और उसके बाद आप IP अगर डायनेमिकली भी देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ETH0 और आप कह दें से 192.168.1.10 और नेट मास्क इज़ 255.255.0। ये जो आप अगर आप इफ़ कॉन्फ़िग अब करोगे तो आप देखें कि उसका IP जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि अभी जो आपने काम ये किया है ये आपकी मशीन का रिबूट सर्वाइव नहीं करेगा। आपने अगर रिबूट के थ्रू सर्वाइव करवाना है फिर आपको इफ़ कॉन्फ़िग फाइल में जाकर चेंजेस करनी पड़ेंगी इसकी, या नेटवर्क मैनेजर के थ्रू चेंजेस करनी पड़ेंगी या सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क के थ्रू ये चेंजेस आपको लानी पड़ेंगी, तब ये चेंजेस परसिस्टेंट होंगे आपके सिस्टम के अंदर। और पेपर के दौरान इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि चेंजेस फाइल्स में की जाएँ, वो चेंजेस जो आप करें वो फाइल्स में इम्प्लीमेंट हो ताकि रिबूट सर्वाइव करें। अच्छा, अब अगर आपने नेटवर्क डाउन करना है, आप देखें जनाब अली इफ़ डाउन ETH0। अब आप इफ़ कॉन्फ़िग करें, नेटवर्क आपका डिसेबल्ड है, सिर्फ लूप बैक आ रहा है। आप इसको कर सकते हैं इफ़ अप और ये नेटवर्क जो है आपका ऑन हो जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो बूटअप के बाद भी इसको ना पिक करे तो आपने सिर्फ ये काम करना है, इफ़ डाउन आगे लिख देना है बूट ETH0। अब क्या होगा नतीजा कि अब सिस्टम बेशक रिबूट हो जाएगा तो तब भी सिस्टम आपका जो ETH0 ये ऑफ ही रहेगा। सेम वे इस कमांड को अगर आप रिवर्स कर देते हैं, आप कहते हो कि इफ़ आप बूट पे करें ETH0 को, तो अब सिस्टम बूट होने के बावजूद जितने मर्जी रिबूट हो जाएं सिस्टम जो है वो बूट सर्वाइव भी करेगा ETH0 और हर टाइम जब सिस्टम रिबूट करेगा तो इंटरफेस खुद ब खुद ऑन भी होता रहेगा। देन आप राउटिंग चेक करें, मैं से रूट लिखता हूँ, करंट रूट्स आपको सिस्टम के सामने आ जाएंगे।
अगर आपने रूट ऐड करना हो उसे, उसका तरीकाकार ये है कि आप कह देते हो कि रूट ऐड से एक डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है, डिफ़ॉल्ट आप कह दो गेटवे, आगे आप गेटवे का आईपी एड्रेस दे देते हैं, और आगे आप ये डेव है, ये रिजर्व वर्ड है, इसके आगे आप ETH0 और ETH1 या कोई भी आप जो लैन कार्ड है जिसके थ्रू ये ट्रैफिक आउट होनी है उसका आप एड्रेस दे देते हो। अभी आप देखें कि डिफ़ॉल्ट मेरा गेटवे जो है वो मेरे ETH0 के ऊपर कॉन्फ़िगर हुआ है। तो अगर आप एक से ज़्यादा गेटवे रखना चाहते हैं तो राउट के थ्रू आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भी डिफ़ाइन कराते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे वो होता है जहाँ सबसे पहले कंप्यूटर चेक करता है कि ट्रैफिक भेजी जानी है। तो इस तरीके से आप इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे और राउट भी कमांड के थ्रू ऐड करा देते हैं। अच्छा, लेकिन राउट और इफ़ कन्फिग वगैरह के अगेंस्ट जो रिसेंट कमांड हमारे पास आई है वो है आईपी। अब अगर आप इफ़ कन्फिग और राउट के बजाय आईपी चेक करना चाहते हैं कमांड, तो आईपी का तरीकाकार क्या हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ आईपी एड्रेस शो। ये देखिए उसने आपको जितने भी रेलिवेंट आईपी एड्रेसेस हैं आपके सिस्टम्स के डिवाइसेस के साथ अटैच, वो सारे शो कर देगा। इसी तरह आप कह दो आईपी राउट, आपको राउट भी शो हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आप कहते हो, मैं से स्क्रीन क्लियर करता हूँ, आप कहते हैं आईपी डैश से एस, आपको ETH ठहरें लिंक। अब आपको देखें वो तमाम जितने लिंक्स आपके सिस्टम पे एक्टिवेटेड हैं उसके अगेंस्ट आपको डाटा शो कर देगा। इसमें फ़ायदा ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स भी सामने आ रही हैं, आप एरर्स, ड्रॉप पैकेट्स, ओवररन, ये सारा भी आप लिंक वाइज देख सकते हैं, जो कि बाकी एग्जिस्टिंग कमांड्स में आपको अवेलेबल नहीं था। इसका आप मैन पेज ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह आइडिया हो कि आईपी के क्या क्या फ़वायद हैं, और अगर आपने अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है रिसेंट की तरफ तो आपको आईपी की कमांड पे ग्रिप हासिल हो जाए। लेकिन पेपर के अंदर खैर दोनों चलती हैं कमांड्स, टारगेट होता है पेपर का कि उसको अपने चीज़ें को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कराना है। इसी तरह अगर आप कमांड लिखोगे DH क्लाइंट और एंटर करेंगे तो कंप्यूटर जो है वो आपके DHCP सर्वर से रब्ता करेगा और अपना आईपी जो है वो रिन्यू कराने की कोशिश करेगा। से मैं कह देता हूँ DH क्लाइंट ETH0, तो अब ये क्या करेगा कि ETH0 के अगेंस्ट आईपी रिन्यू कराने की कोशिश करेगा। इफ़ कॉन्फ़िग करें तो वो अपने DHCP से अपना आईपी ले आया है। अब आप देखें आईपी उसने 155 का फ़िलहाल यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब हम क्या देखते हैं कि जी एक फ़ाइल एनालाइज करते हैं, CD करें /etc/sysconfig और कैट करें नेटवर्क को। नेटवर्क की फ़ाइल ये आपकी नेटवर्किंग फ़ाइल सिस्टम को बताती है कि आपका होस्ट नेम क्या है और क्या आपकी नेटवर्किंग सेट है या नहीं है। ये यहाँ पे आप सेटिंग कर देते हैं। होस्ट नेम आपने बदलना था, अब यहाँ से जाके परमानेंट चेंज का होस्ट नेम यहाँ से चेंज करते हैं। इसी तरह से एक और है आपके पास, वो आप कह दो किसी से कैट है RES resolve.config, ये ETC में है, आप कहें कैट resolve.config। यहाँ पर आप अपने DNS सर्वर्स जो हैं उनकी सीक्वेंसिंग आप कर सकते हैं। जिस तरह नेम सर्वर यहाँ पे दिया गया है, कोई और नेम सर्वर तो आप इसके बाद एक और एंट्री नेम सर्वर की डाल सकते हैं। से मैं कह देता हूँ VI resolve.conf, ये देखें आई प्रेस करूँ मैं और यहाँ पर मैं से कह देता हूँ नेम सर्वर से ग्लोबल DNS दे देते हैं, तो कंप्यूटर उसको भी सर्च करना शुरू कर देगा। 1 बाय 1 वो सर्च करता जाएगा। पहले वो लोकल डोमेन में ढूंढेगा अपनी, फिर वो नेक्स्ट गेटवे पे जाएगा, फिर वो नेक्स्ट गेटवे पे जाएगा जब भी उसको कोई रिक्वेस्ट आती है। सो resolve.config बेसिकली आपका एज अ DNS एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह आप अगर कैट करो होस्ट्स की फ़ाइल को, तो आपके जितने भी मैं आपको दिखा देता हूँ, VI करें होस्ट की फ़ाइल में आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस, सिस्टम का नाम और उसकी शॉर्ट नेम, ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप चाहें कि किसी और पीसी का भी इंफॉर्मेशन यहाँ डालनी हो ताकि आप उसको पिंग बाय नेम कर सकें तो वो एंट्री आप यहाँ दे देंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसके बजाय एक सेंट्रलाइज्ड DNS ही होता है जो हमेशा ये सारे काम आपके प्रॉपरली करके देता होता है। नेक्स्ट हम मज़ीद आगे चलते हैं और अब मैं कुछ बात करता हूँ आपके फ़ायरवॉल की। फ़ायरवॉल
ये आईपी टेबल जो हैं ये आपके पेपर में कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं होगा आपके लिए कि आपने कोई बहुत बड़ा रूल लिखना है। आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जो कुछ सर्विसेज आपके फायरवॉल से गुजरेंगी, एक या दो शायद है, उनकी राउटिंग आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। फायरवॉल को हैंडल करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिस्टम डैश कन्फिग डैश फायरवॉल करें या इसकी स्क्रिप्ट फाइल मॉडिफाई करें। आप जब इस GUI के थ्रू आएंगे तो ये वो आपको बता रहा है कि जी बेसिक फायरवॉल सेट होगी, और अगर आपने कोई चीज़ यहाँ अमेंड की तो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखी हुई हैं बैक एंड पे आईपी टेबल्स की, वो अमेंड हो जाएंगी। यानी कि आप एक वक्त में या तो GUI के थ्रू आ जाएं तो या आप कमांड टूल के थ्रू आ जाएं। बेस्ट होता है कमांड टूल के थ्रू ही आना, क्योंकि उसमें आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इसमें देखें ट्रस्टेड सर्विसेज, ये वो हैं, जो वो पोर्ट्स हैं जो अलाउड हैं आपके सिस्टम के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसेज जो हैं नोन हैं, इनमें से आप जिस जिसको चेक करेंगे वो सर्विस आपको मिलती जाएगी। जिससे सांबा जो है नॉन सर्विस है, क्लस्टर स्टूडेंट नॉन सर्विस है, सांबा क्लाइंट एक नॉन सर्विस है। इनमें से सब में से हमने सिर्फ SSH को भी अलाउ किया हुआ है। अदर पोर्ट से मुराद वो सर्विसेज हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अथराइज नहीं है, एज सर्विस रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन आप जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में अथराइज करने के लिए। से बाज़ औक़ात आप रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट किसी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगर करवा देते हो, तो आप यहाँ पर फिर ऐड करेंगे उस प्रोटोकॉल की रेलेवेंट पोर्ट्स जो हैं, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़र डिफाइंड पोर्ट दे देंगे TCP UDP की सेटिंग्स के साथ। ट्रस्टेड इंटरफेसेस, ये आपके सारे वो लैन और वैन के इंटरफेसेस हैं जो ट्रस्टेड हैं। अब ये देखें, मार्क आल इंटरफेसेस एज ट्रस्टेड विच शुड हैव फुल एक्सेस टू द सिस्टम। मस्कुरेट करना, क्योंकि आपने फ़िलहाल राउटिंग नहीं करनी, लिहाजा मस्कुरेट करने की फ़िलहाल कोई भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। इसी तरह पोर्ट फॉरवर्डिंग से मुराद ये है कि कोई स्पेसिफिक सर्विस आप चाहते हो कि वैन पे नज़र आए इस मशीन से, तो आप यहाँ से उसकी पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये भी आपके कंसर्न नहीं चीज़ है। आपने जिन चीज़ों पर कंसनट्रेट करना है उसकी हम अभी प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी आईपी टेबल की टेक्स्ट फाइल पड़ी कहाँ होती है। सबसे पहले हम कैट करते हैं, मैं कहता हूँ cat/etc sysconfig और IP टेबल्स, ये फाइल यहाँ मिलेगी आपको। आप ये देखें, ये आपके आईपी टेबल्स के बेसिक रूल्स हैं। 3 चेंज हैं, इनपुट चेन जो ट्रैफिक आ रही है उसके लिए, फॉरवर्ड चेन जो ट्रैफिक आपकी मशीन से फॉरवर्ड हो रही है, आउटपुट चेन जो ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से आउट हो रही है, जो आपका कंप्यूटर भी जनरेट कर रहा है। ये तारों चेंज फ़िलहाल हमारी डिस्कशन का एरिया है मेन। अब रूल इनपुट करने के लिए आप लोग करेंगे क्या, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है -A का कानून, ये अपेंड करवाता है, अपेंड से मुराद ये एग्जिस्टिंग रूल्स के एंड पे, और एक होता है I, ये एग्जिस्टिंग रूल के अंदर इंसर्ट करवाता है। अगर आप A करवाओगे तो ख़तरा ये होता है कि ये जो आखिरी रूल लिखा हुआ है ना प्रोहिबिट का, कंप्यूटर इसके नीचे जो है आपका रूल डाल देगा। नतीजा ये निकलेगा क्योंकि ऊपर ब्रैकेट प्रोहिबिट हो चुके होंगे, तो लिहाजा आपका रूल एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो लिहाजा उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम I करवाया करते हैं इस रूल को। से लेट सपोज थोड़ी देर के लिए पहले हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग रूल्स हम कैसे व्यू कर सकते हैं। कमांड लिखें IP tables -- list, और जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ करता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ, -- list, जो एग्जिस्टिंग अप्लाइड रूल्स हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। से मैं एक रूल मैं ऐड करवा देता हूँ कि जिससे HTTP पे आने वाली ट्रैफिक जो है वो सिस्टम पे अलाउ हो जाए। मैं इसके लिए पहले स्क्रिप्ट फाइल मॉडिफाई करूँगा। मैं कहता हूँ कि से vi/etc sysconfig एंड IP tables, ये मेरे सामने फाइल ओपन हो गई है। देखें इसमें SSH का रूल अलाउड है। मैं यहाँ पे I करता हूँ, इंसर्ट कराता हूँ, मैं कहता हूँ से -A इनपुट जनाब -M, मैं कहता हूँ स्टेट इज़ न्यू, और प्रोटोकॉल आपका TCP हो, और जनाब आपके डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 80 हो। तो क्या करे कि जी वो
एक्सेप्ट कर ले आने वाली ट्रैफिक को, यानी कि कहीं से भी आने वाली ट्रैफिक जो है वो अगर पोर्ट 80 पे आ रही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले आपका लोकल कंप्यूटर से। मैं इसको WQ करता हूँ और मैं IP टेबल रिस्टार्ट कर दूँ /etc init.d IP टेबल्स रिस्टार्ट। IP टेबल्स स्टार्ट हो जाएंगे। लिस्ट करके देखें रूल आया, ढूंढें जी, ढूंढे 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 किधर चला गया मेरा रूल। तो जनाब ये हमारी सर्विस यहाँ अवेलेबल है, ये सर्विस अब हमारी एक्टिवेट हो गई। अब ये देखें कि एक्सेप्ट का रूल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो कहीं से भी आने वाली सोर्स ट्रैफिक जो है वो कहीं भी जाए तो HTTP जो है उसको अलाउ कर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा कमांड ये आप कर सकते हो कि आप सारे रूल्स जो हैं वो फ्लश कर सकते हैं। फ्लश से फ्लश हो जाएंगे। उसका कमांड है IP tables -f। लेकिन ध्यान कीजिएगा टेस्ट मशीन पे ज़रूर कर लीजिएगा, पेपर की मशीन पे करने की कोशिश ना कीजिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपकी सारी मेहनत जो है वो कारत हो जाए और इवन जो डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं शायद वो भी वॉश हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप चाहें तो कमांड लाइन के थ्रू भी इनपुट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ IP tables -i, मैं कहता हूँ उससे इनपुट आए -p TCP पे, D पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट से मैं कहता हूँ जी 21 हो, -j एक्सेप्ट। अब ये रूल इंसर्ट हो गया। मैं लिस्ट करूँ तो ये लिस्ट में आपको अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने IP टेबल्स स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, इसको रूल को IP टेबल का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूर पेपर में भी सर्विस IP टेबल्स सेव ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने सेव ना किया तो IP टेबल्स सर्विस IP टेबल्स TABLES टेबल्स सेव, उसके बाद आप IP टेबल्स को रिस्टार्ट करें तो आपके ये रूल्स जो हैं ये अक्रॉस द रीबूट जो हैं वो सर्वाइव भी करेंगे। अगर आपने सेव ना किया और आपने मशीन रिस्टार्ट कर ली तो रूल आपका वॉश हो जाएगा। लिस्ट ले लें तो लिस्ट के अंदर आपको रेलेवेंट रूल्स जो हैं वो लिस्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब आप ये देखें आपके पास 21 भी FTP में एडजस्ट हुआ है। सो ये तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम पे जो है रेलेवेंट पोर्ट्स को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मैं इस रूल को डिलीट भी कर दूँ। ये जो 21 वाला रूल था मैं आपको जनाब दिखाता हूँ, आई था, इसकी जगह सिंपली आप D लगा दो और ये रूल भी आपकी मेमोरी से वॉश हो जाएगा। उसके बाद सेम कमांड IP टेबल्स सेव और IP टेबल्स आपका रिस्टार्ट भी हो जाएगा। लिस्ट करें। अब आप देखें कि FTP जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो ये मेरे साथियों आपके पास एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी। आप लोग इनके मेन पेजेस पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि ये लेक्चर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर सकें और बाद में इस पर वर्किंग भी आसान हो आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।